बोलो मेरे भाई, अगर फॉरेक्स मार्केट नहीं होता तो दुनिया चल सकती है क्या? मुझे बताओ, विदाउट एक्सचेंज रेट दुनिया चल सकती है क्या? Without exchange rate, you cannot run the world. It's as simple as that. And people don't understand it, and people call Forex a scam. They are just idiot. They don't know how to make money in the markets. Every opportunity to make money, that's not a scam. First of all, understand that. कोई भी फॉरेक्स को स्कैम कह रहा है ना भाई, हाँ, उसमें बहुत सारे अलग तरह के स्कैम होते हैं। जैसे हो गया कोटेक्स, फिर कलर ट्रेडिंग, ये वो सब स्कैम है, वो लेजिट स्कैम है, ठीक है। मैं खुद से कहता हूँ कि वो सब लोग जो कलर ट्रेडिंग वाले वगैरह होते हैं ना, वो सब स्कैम है। लेकिन करेंसी पेयर्स में ट्रेड करना, ये स्कैम नहीं है, ठीक है। करेंसी पेयर्स में ट्रेड करना इज नॉट अ स्कैम। देन उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, दैट इज मेजर पार्टिसिपेंट्स, यानी कौन इस करेंसी मार्केट को, यानी फॉरेक्स मार्केट को चला रहा है एक्चुअल में। पहले होते हैं बैंक्स, दूसरे होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तीसरे होते हैं कॉरपोरेशंस, और फोर्थ होते हैं हमारे रिटेल ट्रेडर्स, यानी पार्टिसिपेंट्स। सबसे पहले सेंट्रल बैंक, इंडिया के एग्जांपल में ले लो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या किसी का यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है? डज एनीवन हैव अ बैंक अकाउंट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ऑफ कोर्स यू कैन नॉट ओपन अ अकाउंट, ओके। ठीक है। विजेंद्र सैनी ने पहले यस बोल दिया, फिर नो बोल दिया। क्या हो गया भाई? किसको पागल बना रहे हो? आरबीआई में अकाउंट ओपन नहीं कर सकते पाजी। ठीक है, यू कैन नॉट ओपन अकाउंट, ठीक है, इन द आरबीआई। इट्स नॉट अलाउड टू डू सो। आरबीआई किस लिए है? आई एम सो सॉरी। आरबीआई किस लिए है? वो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। अपने देश की मॉनेटरी पॉलिसीज बनाते हैं और उसको फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी क्या? इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, उस देश का जीडीपी, उस देश की अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, उस देश में जो नई योजनाएं आती है, योजना, ठीक है, जो योजनाएं आती है, ये सब कौन बनाता है? क्योंकि उसके लिए, योजनाओं के लिए क्या चाहिए होता है? देश का पैसा चाहिए होता है। और देश का पैसा कौन हैंडल करता है? आरबीआई हैंडल करता है। तो सबसे पहले क्या होता है? सेंट्रल बैंक्स जो मार्केट में अचानक से न्यूज लाते हैं। यानी क्या न्यूज, यानी क्या? या डेटा, ठीक है। कैसा डेटा? कि बाबा चलो, आज अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, तो देश के न्यूज पे क्या होगा, या देश की करेंसी पे क्या होगा? एक डिफरेंट टाइप का असर होगा। आज हमारी जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, तो उससे देश की करेंसी पे अचानक से क्या होगा? एक इम्पैक्ट आएगा। आप सब लोगों ने 6 बजे 7 बजे न्यूज ट्रेडिंग की हुई है कभी ना कभी, राइट? जिससे आपका अकाउंट ब्लो हुआ है। तो वो सब सेंट्रल बैंक का किया धरा था, ठीक है। तो आपको आज पता चल गया है कि किसको गलती थी, ठीक है। सेंट्रल बैंक्स की गलती थी, ठीक है भाई। आपकी गलती नहीं थी, सेंट्रल बैंक्स की गलती थी, ठीक है। ओके। सो दो दोज आर द पार्टिसिपेंट्स विच रिलीज द डेटा, बट वो एक्चुअल में मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। दे डोंट ट्रेड इन द मार्केट, बट कमर्शियल बैंक्स, दे डू ट्रेड इन द मार्केट। कमर्शियल बैंक, इनका क्या काम है? सिर्फ डेटा भाई। देश का जो भी डेटा है, जो भी न्यूज़ है, वो सब ये हैंडल करते हैं। बाकी क्या है? कमर्शियल बैंक्स जो खुद के लिए भी ट्रेड करते हैं फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस में, और अपने क्लाइंट्स के लिए भी ट्रेड करते हैं। अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे? चलो मान के चलो, मेरे पास एक एच डी एफ सी बैंक का अकाउंट है, ठीक है। मेरे पास एक एच डी एफ सी बैंक का अकाउंट है, उस पर मैंने इंटरनेशनल डेबिट सर्विस ऑन करके रखी है। अब उसमें इंटरनेशनल डेबिट सर्विस अगर ऑन है मेरी, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा। एक मिनट, मेरा माइक का वॉल्यूम कम हो गया शायद। अगर मेरी इंटरनेशनल डेबिट सर्विस उसमें ऑन है, तो मैं अगर दुबई चला गया और वहां पे जो मेरे अकाउंट में रुपीज में पैसा है, वो मैंने वहां पे खर्च दिया। किसमें? एईडी में पे किया वहां पे, यानी क्या? दिरहम्स में पे किया। तो क्या ये एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन हुआ? मुझे सबसे पहले ये बताओ, क्या ये एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन हुआ? यस। उसको कंडक्ट किसने किया? एचडीएफसी। तो क्या एचडीएफसी एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में शामिल है? यस, एचडीएफसी एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में शामिल है, ठीक है। सो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? खुद के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए ट्रेड करते हैं। देन उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी क्या? इन्वेस्टमेंट बैंक्स और हेज फंड्स। आपने जितनी सारी मूवीज देखी है ना भाई, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट से लेके नो शॉट, बिग शॉट, ये शॉट, वो शॉट, सारी जो मूवीज आपने देखी है, वो या तो एक हेज फंड था, वो या तो एक इन्वेस्टमेंट बैंक था। ये क्या करते हैं? अपने बिलियनियर क्लाइंट का, ठीक है, योर बिलियनियर क्लाइंट्स एंड मिलियनियर क्लाइंट्स का पैसा लेते हैं,
इनके पास ट्रेडिंग स्किल्स नहीं है। तो ये क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और हेज फंड्स एक एक्सपीरियंस ट्रेडर्स की टीम हायर करते हैं। उसके बाद इनका पैसा और इनकी टीम मिला के मार्केट में पैसा छापते हैं। जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ऑर्डर लगते हैं ना, वो सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स और हेज फंड्स के होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड है ब्रिज वाटर एसोसिएट्स, नॉट ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इट्स नॉट अ हेज फंड। ओके, इट्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी। बहुत सारे लोगों को गलत फैमिली होती है कि ब्लैक रॉक एक हेज फंड है, हेज फंड है। नो, इट्स नॉट, इट्स नॉट। ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, बिलियनियर और मिलियनियर क्लाइंट्स के पैसे लेंगे, उनके साथ अपने एक्सपीरियंस ट्रेडर्स से ट्रेड करवाएंगे, उनका खुद का कमीशन रखेंगे, और बिलियनियर क्लाइंट्स को अपना पैसा कमा के दे देंगे। यानी इनके पास क्या है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। उसके ऊपर फाइनेंस सेक्टर में टॉप नॉच डिग्री वाले और सबसे बेस्ट इमोशनल कंट्रोल वाले ट्रेडर है। ठीक है। पहले पास क्या है, पूरा डेटा ही मैनिपुलेट करने की ताकत। दूसरों के पास क्या है, पूरी लिक्विडिटी आपकी, जिसकी वजह से उनको मार्केट मेकर्स कहा जाता है। क्योंकि लोगों का पैसा जिस बैंक में है वो क्या है, सबसे बड़ा है ना। बैंक्स रन द वर्ल्ड, ये स्टेटमेंट आपने सुना होगा। फिर आते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें मैंने आपको बताया कि वो सारी मूवीज। फिर आते कॉर्पोरेशंस, यानी एप्पल, amazon, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जारा, H&M, वट एवर, ऑल द मल्टीनेशनल कंपनीज। मुझे बताओ कि चलो amazon पे आपको एक चीज पसंद आई, उसका सेलर यूएस में बैठा हुआ है, आपने क्या किया, वो ऑर्डर किया। amazon क्या करता है, वहां पे उसको डॉलर में पे करेगा, वो प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप पे डिलीवर करेगा, आप उसको रुपीज में दे दोगे पैसा। तो क्या फॉरेक्स एक, सॉरी, amazon एक फॉरेक्स इंटरमीडिएटरी हो गया? क्या amazon एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो गया? Yes, it is involved in forex transaction. So by that, it is automatically a corporation that is going to be a big participant in the forex market, क्योंकि आपको पता है एप्पल और amazon के पास कितना ज्यादा कैश पड़ा हुआ है। ठीक है। सो दे ऑफ कोर्स डू ट्रेड इन द फॉरेक्स मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ देयर बिजनेसेस। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, एप्पल ने क्या किया, तुरंत सारा चाइना से माल हटवा दिया, क्योंकि उस पे वहां पे टैरिफ लगने वाला था, वो सब आपने देखा होगा। अब सबसे सीरियस, सबसे एक्सपीरियंस और सबसे खतरनाक फॉरेक्स के प्राणी, रिटेल ट्रेडर्स। इनको लगता है कि इनका 5400 डॉलर का अकाउंट, दुनिया भर की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जिनके पास डेटा मैनिपुलेट करने की ताकत है, इन सबको आप उल्लू बना के प्रॉफिट कमा पाओगे। ये होते हैं हमारे शहनो शहनशाह। सर मेरे पास 100 डॉलर का अकाउंट है, रिस्क मैनेजमेंट बताओ। मेरे को कभी कभी ऐसा हंसी आता है ना मेरे भाई, मैं बताता हूँ। मतलब आई लिटरली laugh at the people who say that I have $100 account and please tell me the risk management of that. I was like, shit dude, you are nowhere in the league and you are not going to make money. It's like that. The people that can make happen, like that from $100 you made $10,000, it's very rare. Okay, you can be one of them, but उसके लिए जो डिसिप्लिन वगैरह चाहिए वो सब आपके अंदर है नहीं। तो ये रिटेल ट्रेडर्स चवन्नी क्या करते हैं, इवन मी, ओके, इवन आई एम अ चवन्नी इन द मार्केट। सो इट डजेंट मैटर कि मेरे पास 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख डॉलर का अकाउंट है। इट डजेंट मैटर, आई एम स्टिल अ रिटेल ट्रेडर। मैं एक ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपन करता हूँ, उसमें अपने ऑर्डर्स पुट इन करता हूँ, और उससे मैं ट्रेड करके प्रॉफिट कमाने का सोचता हूँ। ठीक है। यस यस यस। यस अभिमान श्रीवास्तव, ठीक है, बिल्कुल, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। ठीक है। आपके दोस्त बहुत तेजस्वी लगते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सारे अकाउंट उड़ाए होंगे हेज करके, इसीलिए उनको इतना नॉलेज आया है कि हेजिंग मतलब बाय और सेल ऑप्शन। बड़े 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 विद्वान होंगे आपके दोस्त। आई होप यू डिडंट लूज मच। ओके, ठीक है। नाउ आई होप सबको पार्टिसिपेंट्स क्लियर है। पार्टिसिपेंट्स क्या नहीं, क्या आपका कंपटीशन, आप किन के अगेंस्ट ट्रेड करने वाले हो, इनके अगेंस्ट ट्रेड कैसे करना है, किसको जाता है? अतुल भैया को आता है। अतुल भैया क्या हमको सिखाने वाला है? यस, हम आपको सिखा देंगे कि इन सब के साथ कैसे ट्रेड करना है, इन सबको कैसे बुद्धू बनाना है, और इन सब से पैसा कैसे लेना है। हम इनसे पैसा नहीं लेंगे,
आप इनसे कभी पैसा नहीं ले सकते, आप दूसरे रिटेल ट्रेडर्स से पैसा लेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, यू कैनॉट टेक मनी फ्रॉम दीज dangerous MFs. Okay, they never lose. Okay, they never lose. In the long run, they never lose. अब ये सब लोग लिख लो कि फॉरेक्स मार्केट सेशंस यानी क्या है, कौन से टाइमिंग्स में आपको ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहला होता है एशियन सेशन, आजकल बहुत लोग ट्रेड करना प्रेफर कर रहे हैं, तो उसका टाइमिंग लिख लो 5:30 AM। ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये लिख लो 5:30 AM टू 8 AM। ठीक है, नाउ 8 AM से 10 AM के बीच में नो ट्रेडिंग। ओके, नो ट्रेडिंग, नो ट्रेडिंग एट ऑल। फिर 10 AM से लेके 11:30 AM तक जो भी मैं स्ट्रेटेजी आपको लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में बेस्ट वर्क करती है, और एशियन सेशन में भी आजकल वर्क करने लग गई है, उसको मैं आपको सिखा दूंगा। उसमें आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। फिर आता है 11:30 AM टू 2 PM। ठीक है, फिर आता है 11:30 AM टू 2 PM। इसमें आपको लंदन सेशन ट्रेडिंग टाइम यानी लंदन सेशन के सेटअप आपको मिलेंगे, वो आपको ट्रेड करने हैं। देन 2 to 5 के बीच में नो न्यू एंट्रीज, यानी क्या, अगर आपका लंदन सेशन का ट्रेड चल रहा है तो उसको चलने दीजिए, लेकिन आप 2 से 5 के बीच में कोई नई एंट्रीज ऐड मत करना, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी हंट चल रहा होता है। ठीक है, देन 5 PM टू 8:30 PM न्यूयॉर्क सेशन ट्रेडिंग टाइम डन है। एंड आफ्टर 8:30 PM नो ओपन पोजिशंस। आज का जाके आप ट्रेड देख लो, अगर ऐसा ट्रेड आपको दिन में मिल रहा है जो 150-200 पिप दे रहा है, तो क्या आपको स्विंग ट्रेडिंग करने की जरूरत है फॉरेक्स मार्केट में? मुझे बताओ, 200, 300, 400, 500 पिप अगर एक ट्रेड हमको दे सकता है, तो क्या आपको स्विंग ट्रेडिंग करने की जरूरत है फॉरेक्स मार्केट में? चैट चैट चैट, चैट में एक्टिव रहो जरा। क्या जरूरत है? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? यू वोंट बी नीडिंग टू ट्रेड इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, कोई बात नहीं अमित यादव, धीरे धीरे सीख लोगे आपकी कैसे आपको बी नहीं लगाना है। अब स्टूडेंट बन जाओगे ना मेरे, तो टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, फिर से 5 पिप का रिस्क ले लेते हैं यार, या फिर 5 पिप का डर लग गया, बताओ। सर मिस हो गया सर। यस यस, यस चैट डिसेबल कर देता हूँ आयुष भाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ तेजस्वी लोग ऐसे रहेंगे कि अगर मैं चैट ऑन रखूंगा ऑल द टाइम, तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा सीखने में। आपके लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप कुछ लोगों की स्क्रीन पे पॉपअप दिखता है ना, वो चार्ट आता है तो, राइट? सो दैट्स वाई जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा मैं चैट ओपन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है आयुष भाई, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ ओनली आंसर्स, ओनली यू कैन आंसर। एंड सी, दिस इज द वे दिस क्लास विल बी कंडक्टेड फॉर योर एडवांटेज। क्योंकि अगर आपके हाथ में मैंने सत्ता दे दी, तो आप काया पालट कर दोगे सत्ता का। ठीक है, सो आई होप आप सबको ट्रेडिंग टाइम समझ में आ गए होंगे। हर एक रूल को जो है टाइम पास में मत लेना। ठीक है, ये हर एक रूल जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पता चला कि सर मैंने आपकी स्ट्रेटेजी सीख ली, लेकिन मैंने सर टाइमिंग का रूल फॉलो नहीं किया। नहीं, हर एक रूल जो मैं यहाँ पे बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक चीज फॉलो करनी आनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बेसिक्स ऑफ करेंसी पेयर, इसको हम देखेंगे जो है ट्रेडिंग व्यू पे। लेकिन उससे पहले टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर समझ लो क्या होते हैं। चलो ये बाद में ही देखते हैं। ठीक है, ठीक है, सो हमारा ये एक करेंसी पेयर है। आप आते हो लाइव स्ट्रीम पे? सर मेरे को नहीं पता
आप कुछ तो भी कर रहे होते हो सर लाइव स्ट्रीम में, ये बाइंग सेलिंग ये वो, ऐसे कुछ 6 अक्षर का लेटर होता है जिसमें आप ट्रेड कर रहे होते हो। मुझे नहीं पता ये क्या होता है। सबसे पहले इसको हम कहते हैं करेंसी पेयर। इसमें दो देशों की करेंसी इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट 3 लेटर्स जो होते हैं एक देश की करेंसी होते हैं, और नेक्स्ट 3 लेटर्स जो होते हैं एक देश की करेंसी होते हैं। फर्स्ट लेटर होता है जिसे हम कहते हैं बेस करेंसी। हम इसे क्या कहते हैं? बेस करेंसी। फॉरगिव माय हैंडराइटिंग, इंजीनियर हूं, ठीक है। और इसे हम कहते हैं कोट करेंसी। जो नेक्स्ट 3 लेटर्स होते हैं उसे हम कहते हैं कोट करेंसी, ठीक है। ये है बेस करेंसी और ये है कोट करेंसी। तो दुनिया का कोई भी चार्ट आप उठा के देखोगे ना, जीबीपी फॉर एग्जांपल, आपने उठा लिया जीबीपी यूएसडी पे, ठीक है। उसमें ब्रिटिश पाउंड बेस करेंसी रहेगा, और उसमें क्या रहेगा? यूएस डॉलर कोट करेंसी रहेगा। फिर आ गया जीबीपी, ब्रिटिश पाउंड बेस करेंसी, जापानीज येन कोट करेंसी, देन उसके बाद और यूएसडी कैड, यूएस डॉलर बेस करेंसी, कैनेडियन डॉलर कोट करेंसी, फिर एयूडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेस करेंसी, यूएस डॉलर कोट करेंसी। क्या आपको बेस और कोट करेंसी के बीच का डिफरेंस क्लियर है? ठीक है, बेस और कोट करेंसी के बीच का डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। ओके, नाउ सर इसकी वजह से मार्केट में कैसे प्राइस डिसाइड होगी ये बताओ। अब सबको पता है कि ये बेस करेंसी है और एक कोट करेंसी है, लेकिन ये जो चार्ट का प्राइस चल रहा है ना जीबीपी यूएसडी का 1.35734, ये क्यों चल रहा है किसी को घंटा आइडिया नहीं है। जो आप खुद को एक्सपीरियंस कह रहे हो उसको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि यहाँ पे आप चार्ट प्लॉट कर रहे हो, थोड़ा सा अलजेब्रा, ठीक है। आप चार्ट प्लॉट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। इसको कहते हैं हम बेस करेंसी। तो ये हमेशा क्या रहता है? बेस पे रहता है, ठीक है। वो क्या रहेगा? जीबीपी। और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इज इक्वल्स टू 1। बेस करेंसी क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है, इज इक्वल्स टू टुवर्ड्स 1। नाउ जो कोड करेंसी होता है वो राइट हैंड साइड पे होता है, और इस तरह से आपका चार्ट चल रहा होता है, और प्राइस अभी यहाँ पे है। तो ये डिनोट करता है कि बेस करेंसी का एक सिंगल यूनिट खरीदने के लिए हमें इंटरनेशनल मार्केट में कोट करेंसी के कितने यूनिट्स पे करने पड़ रहे हैं। समझ में आया? बेस करेंसी का एक सिंगल यूनिट खरीदने के लिए कोट करेंसी के कितने यूनिट्स हमें पे करने पड़ रहे हैं। यानी यहाँ पे पाउंड स्ट्रांग हुआ या डॉलर स्ट्रांग हुआ बताओ? ऑफ कोर्स द पाउंड इज स्ट्रांगर, राइट। जो भी डॉलर बोल रहे हो मस्त भाई कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ठीक है। चुल्लू भर भी नहीं होगा तो भी चलेगा, इतना बेसिक मैथमेटिक अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है। नहीं तो बालवाड़ी की फीस मैं फिर से स्पॉन्सर करता हूँ, फिर से स्कूल में चले जाओ, ठीक है। मैं फिर से फीस भर दूंगा आप लोगों की। ओके, नाउ फिर भी कुछ लोगों को नहीं समझा होगा, इसलिए मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। यूएसडी आईएनआर। बेस करेंसी का एक सिंगल यूनिट खरीदने के लिए कोट करेंसी के कितने यूनिट्स हमें पे करने पड़ रहे हैं, ये उस पर्टिकुलर करेंसी पेयर के चार्ट का प्राइस चल रहा होता है। क्या ये सबको क्लियर है अब?
बेस करेंसी का एक सिंगल यूनिट खरीदने के लिए कोट करेंसी के कितने यूनिट्स पे करने पड़ रहे हैं, ये उस करेंसी पेयर के चार्ट का प्राइस चल रहा होता है। अब मुझे आप इतना बताओ कि कौन कौन ऐसा यहाँ पे है जो खुद को 3 मंथ 6 मंथ एक्सपीरियंस मान रहा था, लेकिन मैं खुद को एक्सपीरियंस मान रहा था लेकिन मुझे नहीं पता था। ऑफ कोर्स सम पीपल मस्ट बी देयर दैट नो दिस थिंग्स, बट मैनी ऑफ यू डोंट नो, राइट? ओके, एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन पता था। एक्सपीरियंस क्या है, पता होता है या नहीं होता है, ठीक है? ठीक है, ओके। सो फॉर दोज हु डिड नॉट नो दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड that that's why education is really important when you are trying to enter the financial markets, क्योंकि ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है? अब टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर। जो भी करेंसी पेयर में यूएस डॉलर आता है ना, वो सारे पेयर्स आप ट्रेड कर सकते हो। उसमें मेरी स्ट्रैटेजी 85% ऑफ द टाइम वर्क करती है। जिसमें भी नहीं आता है यूएसडी, उन सबको आप अवॉइड करो, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है और इसमें ओवरऑल क्या है, मूवमेंट भी बहुत कम होती है। एक्सेप्ट जीबीपी जेपीवाई, जो अच्छा पेयर है, जो हमारी स्ट्रैटेजी में वर्क करता है और अच्छा चलता है। इसीलिए मैंने क्या किया है, एक एक्सेप्शन बनाया है जीबीपी जेपीवाई में, कि चाहे जिसमें यूएसडी ना हो, यानी वो माइनर पेयर हो, फिर भी मैं उसको ट्रेड करूंगा। मेजर पेयर्स अगेन मैं कहता हूँ किसे कहते हैं, जिसमें यूएस डॉलर होता है एज अ बेस और कोट करेंसी, दोनों में से एक कोई भी चलेगा, या तो कोट करेंसी हो या तो बेस करेंसी हो, उसे हम क्या कहेंगे, मेजर पेयर। जिसमें नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, माइनर। और जिसमें यूएसडी है, फिर भी जो है दूसरे देश की करेंसी ऐसी है जो डेवलपिंग नेशन की है या अंडर डेवलप्ड नेशन की है। यानी इसका एग्जांपल हमने अभी अभी देखा, कौन सा था, यूएसडी आईएनआर, राइट? सो वो यूएसडी आईएनआर जो है, वो हम एग्जॉटिक पेयर्स में डाल देंगे, ठीक है? क्लियर है सबको? जो डेवलपिंग नेशन या अंडर डेवलप्ड नेशन की करेंसी होती है, उनको हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मूवमेंट बहुत कम होता है। 10 साल में 300 पिप कमाना आपका गोल है क्या? 10 साल चाहिए आपको 300 पिप कमाने के लिए? नहीं ना, राइट? ठीक है, ओके। 1 वीक चाहिए, हाँ वो हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं, एक दिन में भी हो जाएगा रे। नाउ ब्रोकर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अब अपना जो है इन हाउस ब्रोकर ही आ रहा है, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीकेंड तक हमारा इन हाउस ब्रोकर लॉन्च हो जाएगा। आपके जो भी फंड्स है आप उसमें डिपॉजिट कर देना। हमारी कम्युनिटी के लिए वो सबसे बेस्ट चीज रहेगी, ठीक है? सो फोर्ट्रेस एफएक्स इज गोइंग टू बी लाइव बाय दिस वीकेंड, एंड विच विल बी अ नो प्रॉब्लम। अभी एक्सनेस का जो है मैं आपको बताता, लेकिन एक्सनेस के बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, यूपीआई डिपॉजिट और वो सब। एक्सएम में यूज करना बंद किया क्योंकि उसने मेरा एक $30,000 का विड्रॉल नहीं दिया है। सो एक्सएम में कौन कौन ऐसा है यहाँ पे जिसको डिपॉजिट और विड्रॉल में प्रॉब्लम आ रहा है? बहुत सारे लोग मुझे लाइव स्ट्रीम पे भी बोल रहे हैं कि सर आईएनआर से डिपॉजिट नहीं हो रहा है। यस, आईएनआर से डिपॉजिट नहीं हो रहा है, राइट? डोंट वरी, इस वीकेंड तक वेट करो, अपना आ जाएगा, उसमें टेंशन नहीं है, ठीक है? ठीक है, यस यस, इट विल वर्क इन ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट यूएस एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है? वी हैव द रेगुलेशंस, यस इट विल वर्क इन कनाडा फॉर श्योर बडी, इट विल वर्क इन कनाडा, द फोर्ट्रेस एफएक्स विल वर्क इन कनाडा, ओके? यूपीआई पे, यस ऑफ कोर्स यूपीआई पेमेंट विल बी डन, ठीक है? या ऑफ कोर्स इट विल वर्क इन साउथ अफ्रीका एज वेल। या ऑफ कोर्स यार, MT5 सपोर्टेड ही होगा ना। विदाउट MT5 यू कैन नॉट लॉन्च अ ब्रोकर, ओके बड़ी? Okay, you cannot launch. We have not fixed this, but of course, we will tell you the date. Okay. Now, types of orders. उससे पहले मैं ना आपको ये बताता हूँ, स्प्रेड, व्हाट इज स्प्रेड? सो अब आपको हमारे भी ब्रोकर में स्प्रेड मिलेंगे। इट इज नथिंग बट ब्रोकरेज बाय द ब्रोकर। वी विल ट्राई टू कीप इट मिनिमम फॉर यू, ठीक है? एक्सनेस में 2 से 3 पिप का आता है, हम 1.5 से 2 पिप ट्राई कर रहे हैं कि आपके लिए अवेलेबल करवा के दे दे। सो जब भी आप बाय करते हो, आपने हमेशा देखा होगा कि आप जहां पे बाय कर रहे हो एग्जैक्ट प्राइस से थोड़ा सा ऊपर ऑर्डर लगता है, राइट? और जब भी आप सेल कर रहे हो, तब आप उससे नीचे वाले लेवल पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है सेल का।
उसे हम क्या कहते हैं, आस्क और बिड प्राइस के बीच का डिफरेंस कहते हैं, जिसको ब्रोकरेज कहा जाता है, जिसको स्प्रेड कहा जाता है इन शॉर्ट। यानी ब्रोकर अपना पैसा ले रहा है आपका मार्केट में ऑर्डर लगाने के लिए, ठीक है। वो सबको देना पड़ता है, वो उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, ठीक है। यस यस, ऑल द टाइप ऑफ अकाउंट्स विल बी देयर सोनू कुमार, ठीक है। ऑल द टाइप ऑफ अकाउंट्स विल बी देयर। Yes, if you want to, Atul, okay. It's quite awkward to talk to myself, but yes, Atul, if you want to, you can withdraw. It's not like Xness is doing some scam or something, okay? Xness is as legit as it's get, but वहां पे क्या हो रहा है, यूपीआई ऑप्शन वगैरह लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए हम वी आर देयर, ओके। You don't have to do that much, Ken, you know. You just, if you have a good contact there, you can just trade on their account. You just need to have trustable contact in Dubai. Okay. Yeah, but that won't be a problem now because we will be there to help. Okay. Should we start on that account for real trading? Yeah, you can start on that account for real trading. No worries at all. Crypto, yes. Crypto transaction is, of course, yeah, it is the must and it is the important. Okay. Now, broker. Now, types of account, which will be the last slide for today's class. Yes, we have 10 minutes, so we can complete this. Okay. Types of order. Because I don't want to waste your time as well, guys. ठीक है, क्योंकि मैं टाइम की रिस्पेक्ट करता हूँ। फॉर राइट नाउ समवेयर अराउंड द वर्ल्ड, आप ही देखो कि यहाँ पे हर एक कंट्री से लोग ज्वाइन होता है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम में ज्यादा लूँ। तो या जस्ट द लास्ट टॉपिक गाइस, टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। सो कौन से टाइप्स के ऑर्डर यहाँ पे मार्केट में लगते हैं, ये हमें देखना है। फर्स्ट होता है मार्केट ऑर्डर। आपने गए और कहीं पे भी मन किया इसलिए बाय सेल दबा दिया, चलो सर मुझे लग रहा है वाली ट्रेडिंग, सर मुझे लग रहा है यहाँ से बाय चला जाएगा, बाय बटन दबा दिया MT5 में, डन, दैट इज अ मार्केट ऑर्डर। सर सेल जाएगा, मुझे लग रहा है सेल जाएगा सर, इसलिए मैंने सेल बटन दबा दिया, डन, दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, दैट इज योर मार्केट ऑर्डर। जो भी आप मैन्युअली जो है मार्केट में एग्जीक्यूट करते हो ऑर्डर, उन सबको हम क्या कहते हैं, मार्केट ऑर्डर कहते हैं। देन उसके बाद आता है टेक प्रॉफिट ऑर्डर, जहां पे भी आपका टीपी होता है। फॉर एग्जांपल आज मेरा टीपी क्या था, 160 पिप का था। जब वहां पे प्राइस पहुंची तब अपने आप ऑर्डर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, दैट इज अ टेक प्रॉफिट ऑर्डर, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ इसीलिए क्या है, मेरा ऑर्डर ओपन ही रह गया। लेकिन मजा किस में है, ये दोनों चीजों में, लिमिट ऑर्डर और स्टॉप ऑर्डर, इसके लिए हम क्या करेंगे, ओपन ट्रेडिंग व्यू अगेन, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, नाउ जस्ट इमेजिन दैट यहां पे जो है मेरा एक सेलिंग का एरिया है, ठीक है। सॉरी, सो दिस इज नाउ अ सेलिंग एरिया फॉर मी एंड दिस इज अ बाइंग एरिया फॉर मी। और अब मैं जा रहा हूं फ्लाइट में बैठने और मुझे पता है कि फॉर 100% आई एम श्योर दैट जब प्राइस यहां पे आएगी, ठीक है, अभी ये क्या है, करंट प्राइस है, ठीक है। दिस इज CP, दैट इज करंट प्राइस दैट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट राइट नाउ। लेकिन मुझे 100% श्योरिटी है कि जब ये मार्केट नीचे आएगा तब यहां से प्राइस क्या होगी, बाइंग में चली जाएगी, और यहाँ पे मेरा मैक्स SL रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, करंट प्राइस के नीचे जो बाय की ऑर्डर लगती है उसे कहते हैं हम बाय लिमिट, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको लिमिट ऑर्डर समझा रहा हूँ, लिमिट ऑर्डर्स क्या होता है। करंट प्राइस के नीचे जो बाय की ऑर्डर लगती है उसे हम कहते हैं बाय लिमिट। इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि प्राइस नीचे आएगा हमारी बाइंग लेवल पे, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। जो आप पेंडिंग ऑर्डर लगाओगे, ठीक है, दिस इज अ पेंडिंग ऑर्डर जो मार्केट में लगती है MT5 के ऐप से। सो वहां पे आप एक पेंडिंग ऑर्डर लगाओगे, अपने आप मार्केट आता है, अपने आप यहाँ पे बाय का ट्रेड ओपन होता है, और अपने आप अगर ऊपर चला गया तो आपका TP है, अगर नीचे चला गया तो आपका SL है। तो करंट प्राइस के नीचे जो बाय की ऑर्डर लगती है उसे आप क्या कहते हो, बाय लिमिट। वहीं पे अगर आपको लग रहा है कि प्राइस यहाँ पे ऊपर आएगी और यहाँ से सेल हो जाएगी, तो वहां पे आप ऑर्डर लगाते हो सेल लिमिट का। यहाँ पे आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो कि प्राइस ऊपर आएगी, इस पॉइंट से सेल हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका TP हिट हो जाएगा। नहीं तो अगर ऊपर चली गई तो आपका SL चला जाएगा। इन शॉर्ट क्या है, करंट प्राइस के ऊपर जो सेल की ऑर्डर लगती है उसे हम सेल लिमिट कहते हैं, करंट प्राइस के नीचे जो बाय की ऑर्डर लगती है उसे हम बाय लिमिट कहते हैं। क्या इतनी सी सिंपल सी चीज क्लियर है सबको? ये तो बहुत सिंपल है यार, मतलब इट्स लाइक पीस ऑफ केक।
यस, इतनी सी सिंपल चीज क्लियर है। तो अब हम देखते हैं स्टॉप ऑर्डर्स। स्टॉप ऑर्डर्स। स्टॉप ऑर्डर्स। नाउ, अब सबका लाडला होता है न्यूज, राइट? न्यूज में गैम्बलिंग करना, वी लव टू गैम्बल सर। वी लव टू गैम्बल इन द न्यूज एंड वी लव टू spend all the dollars on the market that we have left, so उसके लिए होता है न्यूज ट्रेडिंग के लिए। एग्जाम्पल, दिस इज अ करंट प्राइस और अगले 2 मिनट में आने वाली है एनएफपी की न्यूज। और मुझे पता है कि 100%, जैसे मुझे इस बार पता था कि मार्केट सेलिंग में आने वाला है, तो मुझे 100% पता है कि मार्केट नीचे जाएगा। और जब एनएफपी की कैंडल प्रिंट होती है, तब जब मार्केट गिर रहा होता है, तब क्या आपको चांस मिलता है वो 1 मिनट की कैंडल में एंटर करने का सेल में? जब डेटा आ जाता है, डिड यू लाइक एवर गेट द चांस टू एग्जीक्यूट देयर? नो, यू डोंट गेट द चांस टू एग्जीक्यूट इन दैट। ओके, यू डोंट गेट द चांस टू एग्जीक्यूट इन दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट एंड दैट काइंड ऑफ वोलेटिलिटी। इट रन्स, या इट रन्स। सो बिफोर दैट, बिफोर न्यूज, व्हाट वी कैन डू इज, हम एक पेंडिंग ऑर्डर ओपन कर सकते हैं जो करंट प्राइस के नीचे सेल की ऑर्डर होगी, और उसे हम कहेंगे सेल स्टॉप। प्राइस क्या करेगी? नीचे आएगी, यहां पे अपने आप आपको जो ऑर्डर नहीं मिलने वाली थी, अपने आप सेल की ऑर्डर उठाएगी, यहां पे चली जाएगी तो टीपी, अगर स्पाइक मार गया तो आपका एसएल। वही सेम, अगर आपका कन्विक्शन है कि नहीं बाय की न्यूज आएगी, तो करंट प्राइस के ऊपर जो बाय की ऑर्डर लगती है उसे हम बाय स्टॉप, और करंट प्राइस के नीचे जो सेल की ऑर्डर लगती है उसे हम सेल स्टॉप कहते हैं। क्या सबको सेल स्टॉप और बाय स्टॉप क्लियर है? इट इज बेसिकली फॉर द न्यूज। अगर एक साइड डायरेक्शन आने वाला है बाय में, तो आप बाय स्टॉप यूज करेंगे। अगर एक साइड डायरेक्शन आने वाला न्यूज का या मूवमेंट आने वाली है बड़ी, तो आप सेल स्टॉप यूज करेंगे। ओके, ओके, डन। one more thing guys, that this, okay, this class that you have joined is on a very particularly good timing, because I'll tell you that the third quarter is really good. I would like to finish this class as early as possible, but I won't, be in a hurry to, just finish this. मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों के लिए क्या हो, थोड़ा सा ठीक से सारी चीजें आपको पता चले। बहुत सही समय पे आपने क्लास ज्वाइन किया है, और ये क्वार्टर जो है बहुत सही रहेगा आपके लिए, ट्रेडिंग के लिए। मैंने अभी क्या किया है, आपको सबसे पहले भेज दिया है एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको चाहिए होता है, एंड दैट इज योर PDF for the class, and then after that, I am sending you the doubt solving number as well. Just put +91 before that, okay? Okay, मैं ही कर देता हूँ। So +9184, so that's our doubt solving number। वहां पे आप, क्या आपको दोनों चीजें मिल गई? The PDF for the class and doubt solving number? Just go through it once। मुझे लगता है बेसिक सा था क्लास, इसमें क्या डाउट आएंगे, ठीक है? From the third class, you will have doubts to ask to the team, so they will help you throughout, okay? Okay, yeah, one point is remaining, pips. Let's just conduct it in the second part of basics of trading, okay? Yeah. Thank you for joining, everyone. Let's end the class here today. I hope you got to learn something new, and we will keep on learning new things in the forex market. Good night, guys.